हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में प्रैक्टिस पेपर करेंगे सोशल स्टडीज़ का। और ये होगा प्रैक्टिस पेपर 10 सेट 19। ठीक है, ये लास्ट प्रैक्टिस पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? मतलब कि जो संचित निधि होती है, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, वहाँ से अगर हमें पैसा निकालना हो तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? तो इनमें से जो ऑप्शन है कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो कंट्रोल होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है। ठीक है, संसद के पास होता है। और किसके फाइनली किसका डिसीजन होता है? प्रेसिडेंट का। ठीक है, फाइनली प्रेसिडेंट इस पे काम करती है, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब ही है कि लोअर हाउस अपर हाउस, जब से वहाँ से पास नहीं होगा तब तक यहाँ से हम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त किसी का नहीं। संचित निधि आर्टिकल होता है 266। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 के सुमेल। ठीक है, केंद्रीय धान अनुसंधान। देखिए, धान अनुसंधान ये आपका है कटक में। इसके बाद खेत प्रणाली अनुसंधान निदेशालय, ये मेरठ में है। और भारतीय मृदा विज्ञान यानी कि सॉयल, ये आपका हो जाएगा भोपाल। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र, ये झांसी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से मैच करा लिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में, अच्छा इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि देखिए इजराइल और सीरिया में जब बैटल हुई थी काफ़ी टाइम पहले, 1967 के आसपास जो बैटल हुई थी, उस वाली में इसने क्या किया था, इजराइल ने सीरिया पे, यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में ये एक प्लेटू है, तो यहाँ पर इसने क्या किया था, अपने अंडर में ले लिया। तो उसके बाद में जाके पूरी तरीके से ये जगह वो अपने कब्जे में कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा होगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो ये हो जाएगा मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व। नेक्स्ट है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। देखिए, सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं वो इस तरह से यहाँ पर है, इसका मतलब, या फिर सूरज यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो टाइम आता है ये आता है मार्च और सितंबर में आता है। मार्च और सितंबर में टाइम आता है। मार्च में 21 मार्च और सितंबर में 23। ये डेट्स भी कभी कभी ऑप्शन में होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो अभी सितंबर को ध्यान दिया होगा, काफ़ी ज़्यादा एकदम कहते हैं कि मार्च और सितंबर की धूप जो होती है बहुत खतरनाक होती है, बहुत। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर एकदम सीधी पड़ती हैं, सन रेजेस जो होती हैं इक्वेटर पे एकदम सीधी पड़ती हैं। तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा पर, फोर्थ का बी। और यहाँ पर क्या होता है, जो दिन और रात होते हैं उसका टाइम एकदम इक्वल, जब यहाँ पर एकदम परपेंडिकुलर पड़ेगी तो ऑब्वियसली रात और दिन क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी कि 12 आवर्स दोनों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? देखिए, एमपीज़ यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनकी अयोग्यता पर अगर डिबेट होती है तो फाइनल डिसीजन कौन लेता है? वो लेता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लेता है, और किसके परामर्श से? निर्वाचन आयोग के परामर्श से। ठीक है, यानी कि सजेशन किसका रहता है? इलेक्शन कमीशन का रहता है। नेक्स्ट है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। पतंजलि जो थे, जो कि लेखक है महाभाष्य के, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग के टाइम के ये थे। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो कोई भी धर्म जो होता है वो फॉलो नहीं करता, उसकी नज़र में सारे धर्म इक्वल होते हैं, उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, इसी को कहते हैं सेक्युलर होना। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका ये मतलब है, डी। नेक्स्ट है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो हुआ था वो शाहजहां के टाइम पे हुआ था। और किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था, जो कि इसका बेटा था, शाहजहां का बेटा था दारा शिकोह, इसने किया था फारसी में अनुवाद। और उसने टाइटल क्या दिया था? उसने टाइटल दिया था सिर्रे अकबर का। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि उसने जो उपनिषद को फारसी में कन्वर्ट किया तो उसका टाइटल क्या दिया था? तो वो था सिर्रे अकबर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, फर्स्ट टाइम बाई कैमरल बनाई गई भारतीय विधान पालिका, ये कब हुई? तो ये 1919 एक्ट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं।
तो इसमें फर्स्ट टाइम ये हुई थी, बाई कैमरल बनी थी और इसमें दो थे। जैसे अभी होता है ना, एक लोअर हाउस होता है और अपर हाउस होता है, ऐसे उस टाइम पे अपर हाउस जो था वो काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, राज्य परिषद कहलाता था, और जो लोअर हाउस था वो केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था। ठीक है, इसको हम नोट कर देते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये दो थे। ये आपका था अपर हाउस और ये आपका था लोअर हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो अपर हाउस था इसका जो आपका टेन्योर था वो 5 ईयर्स का था, और जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी इसका टेन्योर जो था वो 3 ईयर्स का था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट है स्वावलंबन योजना का मेन उद्देश्य क्या है। वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, यही इसका मेन एम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि जो इससे पहले क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस पेपर में रिपीट हुआ था वो क्वेश्चन था, और इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए उसमें जो पूछा गया है लोकतंत्र पूछा गया है। ठीक है, लोकतंत्र यानी कि, सॉरी बहुत गलत लिख रहा है, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि अगर ये पूछा जाए कि ये किस टाइप की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइप की है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। अब ऐसा क्यों है, ये कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि जो लोगों के थ्रू होने वाला जो रूल होता है वही लोकतंत्र होता है। डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, तो वो जो होती है वो या तो आप लोग क्या करते हैं डायरेक्टली वोट करते हैं या फिर इनडायरेक्टली वोटिंग होती है, तो वो 2 टाइप की हो गई। वो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वाला हो गया। अब जो कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैम संसदात्मक अध्यक्षात्मक आएगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा था। देखिए संसदात्मक अध्यक्षात्मक तब आता जब शासन प्रणाली की बात आती, कि जो यहाँ का सिस्टम है, जो रूल कर रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, वो कौन सा सिस्टम चल रहा है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे संसद है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम कैसा है, संसदात्मक सिस्टम है। उसमें भी कौन सा है, 2 टाइप के होते हैं शासन प्रणाली, एक संसदात्मक, वैसे तो कई टाइप्स की होती है लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं वो संसदात्मक और अध्यक्षात्मक होती हैं। तो उनमें से हमारे इंडिया में कौन सी है, संसदात्मक है, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। तो याद रखिएगा जब भी शासन प्रणाली की बात आए, सिस्टम की बात आए, वहाँ पर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जहाँ पर लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात आए वहाँ पर आ जाएगा आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वाला आंसर। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अंग है। देखिए अफ्रीका में इस टाइप से देखा होगा, ये इस टाइप से है, तो ये जो पार्ट है ये इसका हॉर्न कहलाता है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और यहाँ पे जो कंट्रीज़ यहाँ पर जो है अंदर, वो पूछा है कि इनमें कौन कौन सी। तो देखिए यहाँ पर एक तो इथोपिया आती है, इथियोपिया आई है, और जिबूती बहुत फेमस है वो पूछी जाती है। ठीक है, जिबूती अक्सर पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पर, अफ्रीका में, ये हॉर्न वाले पार्ट में। उसके बाद सोमालिया है, सोमालिया और इरिट्रिया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इसमें। तो इसमें से देख लेते हैं, अल्जीरिया, लीबिया, सूडान में सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, ये आपका राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। तो देखिए राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है ये आपका 14 से लेकर 18 तक है। ठीक है, उसके बाद 19 से लेकर आपका 22 तक ये आपका है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद 23, 24 ये आपका है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी हिंदी में भी बता देंगे पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर 25, 26, 27, 28 ये 4 हैं। इसमें आ जाता है आपका कल्चर और एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन और कल्चर इसके बात आ जाती। तो राइट टू इक्वालिटी यहाँ पर 14 to 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी समझ आ गई, समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम हो गई, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि जो शोषण होता है, जो फीमेल्स का हो चाहे बच्चों का हो, चिल्ड्रन एक्सप्लॉयटेशन हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और कल्चर जो संस्कृति होती है, एजुकेशन जो आपका पढ़ाई होती है, माइनॉरिटीज़, ये सारी जो पढ़ाई होती हैं ये सारे इन आर्टिकल्स में आते हैं 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद आते हैं विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे लंबी
पर्वत श्रृंखला की बात कर रहे हैं, माउंटेन रेंज की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी एंडीज है जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं। देखिए पहले तो ये बात कर लेते हैं पार्ट की, ये पार्ट 4 ए में आ जाता है, पार्ट 4 डीपीएसपी होता है, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट करके 4A बढ़ाया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इसमें आर्टिकल आ जाएगा आपका 51A। ठीक है, 36 to 51 जो होता है ये डीपीएसपी होता है, और उसके बाद 51A अमेंडमेंट करके जो आया इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल दी गई। तो ये पहले तो 10 थी, बाद में एक ऐड कर दी गई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अकॉर्डिंग, उसमें एजुकेशन की बात की गई है। तो टोटल कितने हो गए, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए हैं। ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर इस तरह से दिया है, चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, यही गलत है, पहले ही गलत है, क्योंकि विशाखापट्टनम जो है आपका पोर्ट वो सबसे गहरा है, डीपेस्ट जो पत्तन है वो विशाखापट्टनम वाला है, ना कि चेन्नई। चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियल है, कोचिन प्राकृतिक पत्तन है, सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, हाँ बिल्कुल सही है। कांडला जो है वो ज्वारी पत्तन है, ये भी सारे सही हैं, बस ये गलत था क्योंकि चेन्नई जो है आर्टिफिशियल है और पुराना है, और भारत का सबसे गहरा पत्तन विशाखापट्टनम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेट ग्रिड क्या है। नेट ग्रिड जो है ये खुफिया ग्रिड है, एक स्पाई ग्रिड है, एकीकृत खुफिया ग्रिड। इसमें कई सारे जो सेफ्टी सिक्योरिटी वाली एजेंसीज होते हैं उन सबको उसका कंबाइंड जो डेटाबेस होता है वो इनके पास होता है, तो ये इसीलिए यहाँ पर एकीकृत वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, खुफिया ग्रिड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसके बीच में रेवेन्यू जो डिवाइड हो जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, तो वो होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंदर आता है। ठीक है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में कौन करता है, केंद्र वित्त आयोग करता है, यानी कि आपका सेंट्रल फिनेंस कमीशन, और ये कौन करेगा, ये स्टेट फिनेंस कमीशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर मैचिंग करनी है, एटना सिसिली आ जाएगा, ये वॉल्केनो है और यहाँ पर ये इनका प्लेस है। जो ये से आपका आ जाएगा इटली में, येरेबस ये रॉस आइलैंड कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। ठीक है, कोटोपैक्सी ये आपका इक्वेडर आ जाएगा, तो यहाँ से इसको मैच करा लिएगा। नेक्स्ट हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो ये पंचायती राज का पूछ रहे हैं तो पार्ट 9 आ जाएगा। और इसमें क्या है कि एक तो विलेज लेवल पे होगा, गांव के लेवल पे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ज़िला परिषद जिसे कहते हैं ज़िला लेवल पे होगा, इसके बीच में भी एक लेवल होगा, तो इसलिए है 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है, पार्ट 9 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए 3 टाइप की चट्टानें होती हैं, आग्नेय होती है, आग्नेय इग्नियस जिसे कहते हैं जो वॉल्केनो की इरप्शन के बाद बनती हैं, जो बाहर लावा निकलता है पूरा मैग्मा, वो फिर ठंडा जब हो जाता है तो वो चट्टानों का रूप ले लेता है, और सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फिक होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। तो इसमें से जो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसमें से देखिए वो क्रिस्टली और अक्रिस्टली दोनों ही होती हैं, वो एकदम रवे की तरह होती हैं, ग्रेन्स टाइप। तो उसमें क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी होता है और नॉन क्रिस्टलाइन भी होती हैं, तो ये दोनों ही हो जाएंगी। और बाकी ये भी पूछा जाता है कि इनमें लेयर्स होती हैं नहीं, तो इनमें लेयर्स नहीं होती, सेडिमेंट्री में लेयर्स होती हैं। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है ना सादी चट्टानें, उनमें लेयर्स होती है, बट इसमें आग्नेय चट्टानों में लेयर्स नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए की वृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट बताना है हमें। तो ईस्ट टू वेस्ट यूएसए की जो लेक्स हैं, सुपीरियर, ओंटारियो, इरी, मिशिगन, ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे इधर जो है वो आपकी है ओंटारियो है, उसके बाद इरी है, उसके बाद ह्यूरन है, उसके बाद मिशिगन है, और फिर इधर सुपीरियर है। ठीक है, ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर देख लेते हैं, ये वाला सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे, तो लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसने राष्ट्रकूट शासक था, राष्ट्रकूट रूलर एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाया था, कृष्णवन इसने करवाया था। और इसकी शैली अगर पूछी जाए तो द्राविड़ शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और बांध, ये मैचिंग करनी है, तो कोलोराडो ये आ जाएगा हूवर डैम,
दामोदर ये आ जाएगा पंचेत हिल, नील आ जाएगा असवान डैम, जाम्बेजी ये करीबा डैम। तो यहाँ से इसको मैच करा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? ये जयपुर में है। देखते हैं जिब्राल्टर, यहाँ पर कुछ स्ट्रेट दी गई हैं जल संधियाँ और इनको बताया कि यहाँ पर मैच कराना है। जिब्राल्टर जल संधि यह आपकी है अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में। मलक्का जल संधि ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। बेरिंग जल संधि ये आपके जो इधर आपका यूएसए वाला पार्ट होता है नॉर्थ अमेरिका, और इधर रशिया वाला पार्ट होता है, तो ये हो जाएगा एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच। हार्मुज जल संधि ये जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में। तो इसको मैप में ज़रूर देख लीजिएगा स्ट्रेट्स को, तो उससे जब आप लोग एक बार रीड करेंगे तो याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट एक लेख पत्र है। देखिए बजट जो है वो सरकार की राजकोषीय नीति का है। देखिए जब भी राजकोषीय वर्ड आता है वहाँ पर मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सरकार का, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर और इनकम की बात होगी इसके अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ना कि बैंक का, ठीक है। तो जब भी फिजिकल वर्ड आए इंग्लिश में या फिर हिंदी में राजकोषीय वर्ड आए तो वहाँ पर समझ लीजिएगा सरकार की बात है, ठीक है। तो बजट कैसा है? एक राजकोषीय नीति का सरकार की लेख पत्र है। नेक्स्ट है, इसको मैचिंग करनी है, जूट ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, चाय ये असम हो गया, रबर केरला हो गया और गन्ना यूपी हो गया। तो इसको यहाँ से आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल कोच फैक्ट्री ये हो जाएगी कपूरथला। व्हील और एक्सल संयंत्र ये हो जाएगा बेंगलोर। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW जिसे कहते हैं ये हो जाएगा वाराणसी। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये हो जाएगा पेरम्बूर, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैच करा लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कील नहर जिन्हें जोड़ती। कील नहर जो है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है, यानी कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बोथनिया की खाड़ी फ्रांस गलत है, बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना गलत है, कारपेंटर की खाड़ी कनाडा गलत है, टॉनकिन की खाड़ी वियतनाम ये सही है। तो ये वाला सही है। देखिए कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है ये कनाडा नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और बैफिन की खाड़ी जो है कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में बैफिन की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी जो है ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। तो इसको भी मैप में देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बे हैं ये सारी। इसे मैचिंग करनी है पलामू ये अबरक हो जाएगा, झारखंड में है। हजारीबाग ये बॉक्साइट हो जाएगा। खेतड़ी ये राजस्थान में है, कॉपर हो जाएगा। क्योंझर ये मैंगनीज हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर की गई है, 26 वीक तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी कि हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है उसकी स्थापना हुई थी 1984 में। नेक्स्ट है मंडल आयोग रिपोर्ट, ये किससे रिलेटेड है? देखिए मंडल आयोग रिपोर्ट जो होती है ये कन्फ्यूज़न होता है एससी माइनॉरिटीज़, तो याद रखिएगा अन्य पिछड़े वर्गों से है। नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण यानी कि कम्युनलिज्म के डेवलपमेंट का मेन रीज़न क्या है? कि अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, ठीक है। सिडबी इसकी स्थापना की गई थी, किस लिए की गई थी? इसके जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती, छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको फिनांस देने के लिए, यानी कि लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु उनको फिनांस देने के लिए सिडबी। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ है। गैर निष्पादी परिसंपत्ति इसको इंग्लिश में कहते हैं NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये होता क्या है? देखिए ये क्या, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो देते हैं, लोन देते हैं, और वो ऐसा लोन जो जैसे लोन दिया और मान लिए जो एक स्पेसिफिक डेट देते हैं कि इस टाइम तक आपको क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ आपको पूरा वापस करना है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। तो अगर मान लिए डेट दी गई है उसके 90 डेज़ तक अगर ना ही ब्याज दिया जाए, इंटरेस्ट ना ही कोई दिया जाए, ना ही इंस्टॉलमेंट की एक भी किस्त दी जाए, संपत्ति कहलाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब उस पर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हुई है, ठीक है, कुछ भी, ना ही उसका इंटरेस्ट दिया गया, ना ही उस पर इंस्टॉलमेंट दी गई है। तो ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। नेक्स्ट हो जाएगा 40 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता, यानी कि पहले देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो संप्रदायवाद,
ये है, चैलेंज में है। प्रादेशिकता ये भी है, जातीयता भी है, समाजवाद नहीं है, ठीक है, समाजवाद नहीं है। सोशलिज्म ये आपका प्रियम्बल में मिलता है, ठीक है। संप्रदायवाद ये जो है ये तीनों जो हैं ये चैलेंज हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। ये तीनों क्या हैं, एक चैलेंजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। देखिए सेंटर में जो डुअल सिस्टम, कन्फ्यूज़न क्या होता है, देखिए कन्फ्यूज़न होता है जो अभी पहले एक क्वेश्चन आया था द्विसदनी, तो द्विसदनी बाई कैमरल होना और डुअल सिस्टम आना, इन दोनों में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो अलग होता है। कब आया था, 1935 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। और इसमें क्या था, जो कि 1919 में प्रोविंसेस में आया था कि डुअल सिस्टम हो जाएगा। 1919 में जो आया था रूल, उसमें क्या था कि प्रोविंसेस में डुअल सिस्टम आ जाएगा, लेकिन 1935 में प्रोविंसेस से हटा दिया और केंद्र में द्वैत शासन आ गया, ठीक है। ये द्वैत शासन डुअल सिस्टम, इसको भी दो उसमें डिवाइड कर दिया गया, एक दे दिया गया रिजर्व्ड कैटेगरी और दूसरा ट्रांसफर्ड कैटेगरी, ठीक है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। अब रिजर्व्ड कौन होते थे, जो बहुत बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे रिजर्व में डाल दिए। मतलब समझ लीजिए इस पे मेन ब्रिटिशर्स का काम करते थे, ब्रिटिशर्स जो थे वो ये मेन काम करते थे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, उसमें छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, जो छोटे छोटे काम होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लोकल काम जो होते हैं वो सारे इसमें डाल दिए गए। अनइम्पॉर्टेंट काम सब्जेक्ट्स वो ट्रांसफर्ड कैटेगरी में डाल दिए गए, और वो ऐसे जगह उसमें डाले कि वो यहाँ के जो होते थे इंडियंस जो होते थे वो उस पर काम करें। तो ये उस टाइम की स्ट्रैटेजी इस तरह से थी। तो ये जो आया था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आया था, केंद्र में द्वैत शासन, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून आया था। तो दल बदलू कानून जो था वो शेड्यूल में था, 10th शेड्यूल में था। और जो अमेंडमेंट में पूछा जाता है वो हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, और 1985, ये भी बहुत पूछा जाता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं संवैधानिक संशोधन यानी कि अमेंडमेंट्स जो होता है वो आता है आर्टिकल 368। वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग और वित्तीय आपात, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। वित्त आयोग होता है फिनेंस कमीशन, वित्तीय आपात होता है फिनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं लेकिन आर्टिकल थोड़े से एक दूसरे से मैच करते हैं ज़ीरो की वजह से। तो ध्यान से देखिए, जो इमरजेंसी होते हैं वो 3 में आती है ना, 352, 356, तो फिनेंशियल इमरजेंसी भी 360 में आ गई। जो 3 से स्टार्ट होगा वो फिनेंशियल इमरजेंसी हो गया। फिनांस कमीशन जो है वो आपका 280 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंडियन सिविल सर्विसेज, ये आपका 312 आ गया। तो यहाँ से इसको मैच करा लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन जो कमेटी थी, यूनियन कमेटी थी, उसका अध्यक्ष कौन था। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए कई कमेटी थी, एक थी स्टीयरिंग कमेटी जिसे संचालन कहेंगे हिंदी में, संचालन, उसके और एक लॉ कमेटी थी जिसे नियम कहेंगे। इन दोनों के कौन थे अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। एक थी प्रारूप समिति जिसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके थे BR अम्बेडकर। और यूनियन के कौन है, यूनियन के जवाहरलाल नेहरू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें 2020 में इंडिया की रैंक है 112, ठीक है। और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड, फर्स्ट भी पता होना चाहिए, लास्ट भी पता होना चाहिए। लास्ट आपका था यमन था, ये याद होगा, 2020 का इंडेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 21 के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह यानी कि नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के लिए थीम थी। देखिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे ये मनाता है, तो ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कहलाता है। तो इसके लिए थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, बहुत पूछा जाता है। पैडी फीड्स से एमिशन होता है, वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पार्क हैं और ये कुछ स्टेट्स हैं, तो कौन से हैं। दाचिगम जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पापीकोंडा ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सरिस्का राजस्थान हो जाएगा और बांदीपुर कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसको मैच करा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदूषक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट कौन सा है। इंडोर वायु प्रदूषण का मतलब है कि घरेलू जो आपका
घरेलू वायु प्रदूषण है डोमेस्टिक, तो वो कौन सा हो जाएगा, रेडॉन गैस। क्योंकि ये घरेलू इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए ये नेचुरली जो होती है ये सॉइल से एमिट होती रहती है रेडॉन गैस। और क्या होता है कुछ घरेलू एक्टिविटीज़ की वजह से यानी कि डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की वजह से ये पॉल्यूशन होता है, इस वजह से इसको इंडोर वायु प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट है, और इससे होता क्या है, इसके एक्सेस होने से क्या हो जाता है, लंग कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित स्टेट कौन सा है, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इस पे पूरी कम्प्लीटली तौर पे बेस्ड कौन सा स्टेट है, तो वो है सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट तो ये यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस पेपर, अब इसके बाद सेट इसका लास्ट और बचा है, तो एसएसटी के प्रैक्टिस पेपर सारे फिनिश हो जाएंगे और पीडीएफ हम सारी आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच।